तो नमस्कार, एक बार फिर से हम वापस हैं अपने दूसरे चरण के ओपिनियन पोल को लेकर। ये बहुत एक्सटेंसिव, बहुत बड़े पैमाने पर किया गया ओपिनियन पोल है। हम वाकई इसको, जैसा हमने पिछली बार साबित किया था, इसको देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल के हिसाब से आपके सामने रख रहे हैं। पहले की तरह इस बार भी सबसे पहले मैं आपको इसका तरीका संक्षेप में जल्दी से बता दूं। इस ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की ये सीरीज है। सैंपल साइज जो है इसका वो 2 लाख से ऊपर का है। सैंपल साइज जो है वो 2 लाख से ऊपर का है। लोकसभा की जो सीटों का सर्वे है ये 350 से ज्यादा का है। ये सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने पिछली बार भी रखे थे जब हम पहले अपनी पहली ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आए थे। लोकसभा सीटों का 350 से ज्यादा का सर्वे है और इस फेज में 154 सीटें। इस फेज में 154 सीटें, 46,571 लोग। तो ये जो है, ये हमारा तरीका जो सर्वे को करने का है उसका पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट एडिशंस हैं, इसमें कुछ बहुत अहमियत भरी बातें, जरा उसको गौर से देखिएगा। वोटर लिस्ट से लिए गए रैंडम सैंपलिंग है, वोटर लिस्ट से ली गई है। पिछली बार भी मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया था। सैंपलिंग का जो जगह होती है गलती करने की, एरर की, भूल चूक की, उसको आप ±2% मानकर चल सकते हैं। ±2% मानकर चल सकते हैं। और तीसरी एक बड़ी बात है इस हिस्से में जो आपको दिखा रहा हूं, वो ये कि जहां भी संभव हुआ है महिला वोटरों से महिलाओं ने बात की है। ये तकनीक के हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इंटरव्यू जो होता है, इसका मैं आपको पूरा डिटेल तो नहीं इस वक्त बता सकता, लेकिन उसमें एक नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। वोटों से सीटों की गिनती का आधार स्थानीय रुझान को देखते हुए, क्यूब लॉ को देखते हुए और वोट किस तरह से बढ़ते हैं उसको देखते हुए किया गया। और ये सब पिछली बार भी हमने आपको बताया था, हंसा रिसर्च ग्रुप जो है ये उसका सर्वे है। जो भी जानकारी है वो उन्होंने इकट्ठा करके दी है। मैं आपको अपने आज के मेहमानों से मिला था। मेरे साथ ओम थानवी साहब मौजूद हैं, मेरे साथ ओम थानवी साहब के साथ आलोक मेहता मौजूद हैं, मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद एक सेफोलॉजिस्ट हैं, और मेरे साथ एनके सिंह हैं जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनके अलावा बात करने के लिए आज की ओपिनियन पोल में हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और मेहमान हमारे तरफ साथ जुड़ेंगे। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाने की महाराष्ट्र से जुड़ी। महाराष्ट्र से जुड़ी हम सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितने सर्वेज आए हैं या जो आकलन निकल कर आ रहा है, इसमें एक खास बात, हाँ, महाराष्ट्र की तस्वीर हमारे सामने, इसलिए मैं सीधे उसके ऊपर चल सकता हूँ। महाराष्ट्र में देखिए, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी की जो अलायंस है, मैंने पिछली बार भी आपको ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि ये तकरीबन 15 साल के बाद एक बड़ी वापसी हो सकती है बीजेपी शिवसेना की महाराष्ट्र में। 36 सीटें, 48 में से 36 सीटें हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन इसको हर लिहाज से माना जाएगा, क्योंकि एक लंबे समय से बहुत मुश्किल हालात में ये युति जो है, अलायंस बीजेपी शिवसेना की, वो रही है। कांग्रेस एनसीपी के साथ वहां पर सत्ता में रही है लंबे समय तक। इन खबरों के बीच की क्या कोई मीटिंग हुई शरद पवार की, क्या मिलवाया गया, आप देख सकते हैं कि नुकसान में है, नुकसान में है। ये कांग्रेस एनसीपी दोनों का नुकसान होगा। वोटों के प्रतिशत का अगर पूर्वानुमान आप लगाइए तो ये 42% बनता है सेना बीजेपी की अलायंस के लिए। 6% का फायदा है कांग्रेस के लिए, ये 33% बनता है। 6% का नुकसान है और 4% बनता है राज ठाकरे की एमएलएस के लिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के लिए। उनका उतना बड़ा आधार नहीं है, हालांकि वो बातें बहुत ज्यादा बड़ी करते हैं, लेकिन इतना बड़ा उनका आधार नहीं है। कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र की तस्वीर है उसमें आप बहुत
स्पष्ट देख सकते हैं कि बीजेपी शिवसेना का जो गठबंधन है वो 16 सीटों का फायदा हासिल कर सकता है 2014 के चुनाव में। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प और एकदम साफ है कि कैसे 2009 की स्थिति से बढ़ रहा है ये अलायंस शिवसेना बीजेपी की, और घट रही है यूपीए का जहां तक प्रश्न है। आप ये भी जान लीजिए कि फरवरी में जो हमने पोल किया था, जो हमारा पहला चरण था, उसमें 12 सीटें हम बता रहे थे यूपीए के लिए और 33 सीटें हम बता रहे थे एनडीए के लिए। मौजूदा स्थिति में ये सीटें बढ़कर 36 होती हैं एनडीए के लिए और 36 होती हैं एनडीए के लिए, और कांग्रेस के लिए ये गिरकर घटकर 10 रह जाती हैं। दूसरी बड़ी अहमियत की बात है, जरा इसको गौर से देखिएगा कि अगर आप महिला उम्मीदवारों की अहमियत को देखिए, बड़ा दिलचस्प है, इसको आंकड़े को थोड़ा सा समझिएगा। पुरुष उम्मीदवारों को कौन पसंद करता है? 49% पसंद करते हैं पुरुष उम्मीदवारों को। पुरुष वोटर की तरफ से अगर आप देखिए तो 68% उन्हें पसंद करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। और महिला वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो 20% उन्हें पसंद करते हैं। महिला उम्मीदवारों को 51% सभी पसंद करते हैं। हालांकि आज भी पॉलिटिकल पार्टीज में, सियासी दलों में उनको टिकट देने का प्रतिशत बहुत कम है, बहुत कम। दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, बड़ी दिलचस्प चीज देखिए यहां पर कि पुरुष जो हैं वो 75% ज्यादा भ्रष्ट माने जाते हैं महिलाओं के बनिस्बत। महिलाओं को अगर 25% उनको भ्रष्ट समझा जाता है तो पुरुष जो है उन 75% उनको ज्यादा भ्रष्ट समझा जाता है। ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, इसको थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करिए। सबसे पहले महाराष्ट्र पे हम आते हैं। आलोक मेहता, सेना बीजेपी के लिए ये सच में वो चुनाव है जो रिवाइवल का चांस बन सकता है? देखिए, जिस तरह से बार बार कहा है अभियान जी कि हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे, इतना एमएनएस के साथ बात होते हुए भी, हाँ। और आप याद करें, इसके साथ एक बात और जोड़ें, जैसे मनमोहन सिंह की ब्यूरोक्रेटिक सरकार रही है, पृथ्वीराज चौहान का एक माइनस पॉइंट सबसे बड़ा ये बन गया कि उनको ये माना जाता है कि वो भी ब्यूरोक्रेट की तरह से कई प्रोजेक्ट्स में, जब उनकी छवि काफ़ी ईमानदार हद तक रही है, लेकिन इस सर्वे से ये भी दिखाता है कि लोग रिजल्ट चाहते हैं। आप खाली ईमानदार हो और लोगों की फाइलें पड़ी रहें, पेंडिंग चलती रहें, तो बिजनेस कम्युनिटी, एग्रीकल्चर में, सूखे में, हर स्थितियों में कहीं ना कहीं फाइल्स को तेज चल करके रिजल्ट देना होता है। हाँ, मुझे लगता है कि ये आपने देखा कि एक महीने में वो भी असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। हाँ, और शिवसेना बीजेपी को एक फायदा इस बात का भी होगा कि कांग्रेस एनसीपी का रिश्ता कोई बड़ा बेहतर नहीं रहा है। उनकी अपनी जीवी नरसिम्हा राव, ये वो मौका है जिसका 15 साल से तकरीबन, जहां तक मुझे याद है 2003 में मैं मुंबई में था, मैंने उसके बाद के सारे इलेक्शंस, चुनाव महाराष्ट्र मुंबई में देखे। ये वो मौका है जिसका इंतजार कर रही थी बीजेपी शिवसेना। बिल्कुल, आई थिंक जिस प्रकार कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन लगातार चुनाव जीतते आ रही है वहाँ विधानसभा में, उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन करना, मैं आपको एक विषय कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस की यदि कोई ऐसा कोई राज्य है पूरे देश भर में जहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत नीचे स्तर 10 के नीचे नहीं गिरा हो, वो है महाराष्ट्र। यदि महाराष्ट्र भी टूट रही है, और इसकी मुझे लगता है अंदाजा कांग्रेस पार्टी को है, एनसीपी को है, इसके कारण शरद पवार खुद राज्यसभा चले गए, खुद लोकसभा लड़ने की आज उनको, शरद पवार को जरूर है इस बात का। तो मुझे लगता है ये एक संकेत देता है। आप पहले इस महाराष्ट्र से शुरू कर रहे हैं, ये संकेत देता है कांग्रेस की क्या हाल होने वाली है। इनके और ओम थानवी साहब से जल्दी से रिएक्शन लूंगा, उसके बाद मेरे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं मुंबई से, आप सब उनको जानते हैं। कुछ देर में हमारे साथ त्यागराज शर्मा होंगे, रविशंकर प्रसाद होंगे, श्रवण गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम थानवी, दिलचस्प है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत समझता हूं, महाराष्ट्र मुंबई में आ रहा हूं, ये मौका हाथ नहीं लग रहा था। और शिवसेना खासतौर पर एक ऐसी पार्टी थी जो राज के जाने के बाद एक ऐसे कगार पर खड़ी हुई थी कि लोग ये भी बात करते थे कि क्या होगा शिवसेना का जब बाल ठाकरे नहीं होंगे, और क्या उद्धव इस पार्टी को लीड कर पाएंगे। बीजेपी की मदद से इस बार ये अलायंस क्लिक कर सकता है।
लेकिन शिवसेना का जो है, शिवसेना ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार आंखें दिखाई जब मनसे से जाकर के भाजपा नेता मिले, उसके बाद ये था कि शिवसेना की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि शिवसेना जो है वो और जगहों पर भी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में और जगहों पर इस तरह से जाहिर किया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ये मनसे के साथ में जो भी इनकी खतबत चल रही है, इसका कोई भी असर इसमें जो है नहीं नजर आता। अगर 6% वोट ज्यादा लेने के बाद और 16 सीटें जो हैं वो बढ़ाने के बाद, तो इसका मतलब शिवसेना ने जो है वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसकी चेष्टा जो है वो इस राज ठाकरे के साथ में भाजपा के गठजोड़ के बाद में लगता था कि शायद उनकी ताकत जो है शिवसेना अपनी ताकत को दिखाएगी, उसका कोई भी इजहार यहाँ पे नहीं। इनके मौका है 15 साल पुरानी अलायंस को अपनी स्थिति बेहतर करने का। जी हाँ, एक चीज आप देखें, आपने जो ये दिखाया है इसमें 6% का जो गेन है एनडीए के लिए, एग्जैक्टली वही यूपीए के लिए लॉस है। हाँ। मतलब कि जो कांग्रेस की गवर्नेंस की गड़बड़ियां थी वो सीधे शिफ्ट हो रही हैं एनडीए की तरफ, बड़ा स्पष्ट सा इसमें है। और उसकी वजह क्या है? कई बार होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म करे तो इसको थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर लेती हैं, लेकिन आदर्श घोटाले से लेकर जो तमाम चीजें हुई और कांग्रेस जीरो टॉलरेंस के मोड में नहीं आई, तो नतीजा ये हुआ कि वो एक क्रेडिबल अलायंस चाहते थे। उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन फिर हाँ, अशोक चौहान को हाल में उसके बाद फिर टिकट दे दिया, उसके बाद टिकट दे दिया उसको। जैसे यहाँ पे पवन बंसल को पहले हटाया, उसके बाद टिकट दे दिया। तो उसके मतलब ये है कि आपका मैसेज जो था वो ये था कि हमें करप्शन को लेके हम वो जीरो टॉलरेंस नहीं रख रहे जो कि बाकी पार्टियां रख सकती हैं। प्रेम शुक्ला मेरे साथ। प्रेम शुक्ला, इस बात का शिवसेना को परेशानी नहीं होती कि आप लोगों की अलायंस है, बहुत तकलीफ के दौर से गुजर, जो कि मुझसे बेहतर इस बात को बहुत कम लोग, शायद दिल्ली के जर्नलिस्ट, माफ करिएगा, कोई इसको अन्यथा ना समझे, जानते होंगे। अब आपके पास मौका है और फिर भी बीजेपी वाले कहीं ना कहीं राज ठाकरे से फ्लर्ट करते रहते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग राज ठाकरे से फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। एक व्यक्ति विशेष ने कुछ प्रयास किया था, उस प्रयास को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने, महाराष्ट्र के अध्यक्ष फडणवीस जी ने और मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने तो यहां तक कह दिया कि हम मनसे को पीठ पे नहीं बैठाना चाहते, हमारी पूंछ लटकने को तैयार है, हम उससे भी उनको झटक रहे हैं। तो इसका परिणाम यह गया कि पहली बार जो है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को शिवसेना प्रमुख के प्रति श्रद्धा रखने वाला जो बहुत बड़ा वर्ग है, वो वर्ग जो है श्रद्धांजलि स्वरूप इस बार वोट करने जा रहा है। जिस पर नरेंद्र मोदी जी की लहर है। कांग्रेस के खिलाफ लोगों के मन में बहुत असंतोष है। इस असंतोष का सार्थक विकल्प जो है वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। तो ये ऐसा रसायन अद्भुत मिला है जिसका परिणाम है कि चुनाव जितना नजदीक आता जाएगा, आप देखेंगे कि उतना ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है वो सिकुड़ता चला जाएगा, यानी वो 10 के नीचे और नीचे लगातार सरकता जाएगा। हाँ, फरवरी में जो हमने आंकड़ा दिया था, बढ़ता जाएगा। फरवरी में जो हमने आंकड़ा दिया था उससे नीचे ही आज के हमारे ओपिनियन पोल और सर्वे में बहुत स्पष्टता उससे नीचे ही आती यूपीए नजर आ रही है, ऊपर जाती यूपीए नहीं नजर आ रही है। हाँ, वो लगातार सिकुड़ती चली जाएगी यूपीए। अभी चुनाव और नजदीक आएगा तो जिस तरह से इनके आपसी जो मतभेद है, जैसे कल शरद पवार जी ने अलीबाग में खुद जाकर कह दिया कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, तो आपने क्या संदेश दिया? आप संदेश यही दे रहे हैं कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आती है तो एनसीपी भी मौके दर मौके उसका लाभ उठा लेगी। तो इस तरह का जो संकेत बारंबार शरद पवार दे रहे हैं, उसका अंततः किसको लॉस होने वाला है? और जो राज ठाकरे पिछली बार के वोटकट हुआ थे वो पूरी तरह से इस बार निष्प्रभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की समझ में आ गया कि राज ठाकरे की मन से कोई सीट तो जीतेगी नहीं, ये वोट बिगाड़ेगी और वोट बिगाड़ेगी तो कांग्रेस का लाभ होगा। इसको वोट देना यानी कांग्रेस की सत्ता को फिर से ले आना है। इसलिए जो है इस बार वोटर बहुत क्लियर है और एनडीए को वोट दे रहा है। ठीक है, बहुत दिलचस्प है ये तस्वीर से मैंने कहा बदल सकती है। बहुत लंबा इंतजार रहा है, बहुत तकलीफ के दौर से। बार बार जानिएगा, शिवसेना, बीजेपी टूट, बड़े नेताओं को, एक समय के प्रमोद महाजन नहीं है, बाल ठाकरे खुद इस दुनिया में नहीं है, ये सारे दौर से गुजरने के बाद ये वो मौका है जहां पर बदलाव आ सकता है बीजेपी शिवसेना की सियासी तकदीर में। महाराष्ट्र में हम चलते हैं एक और राज्य की तरफ बहुत तेजी से, यहां पर भी बहुत बड़ी जंग है, बिहार। मेरे साथ एनके सिंह मौजूद है। अब देखिए बिहार की तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। 21 सीटें बनती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, 9 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा है,
राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की। लालू यादव, इसमें अब कोई शक नहीं है कि जहां तक अभी तक के आए आकलन या अनुमान है, उनके हिसाब से लालू यादव उठान की तरफ है। भारतीय बिहार में सारा नुकसान नीतीश कुमार का, 40 सीटों में से 14 सीटों का नुकसान नीतीश कुमार के लिए और अन्य के हिस्से में 2 आती है। लेकिन दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अगर आप वोटों के प्रतिशत का अनुमान देखें तो उसमें बीजेपी के लिए 32%, लालू यादव के लिए 27% और नीतीश कुमार के लिए 23%। ये बड़ी पेचीदगी भरी तस्वीर है जिसको एनके सिंह समझाएंगे, ये समझते हैं वहां के सारी तस्वीरों को। लेकिन एक बड़ी बात आपको जो बताना चाहता हूं वो मैं ये बताना चाहता हूं कि अब ये देखिए, आप ये थोड़ा सा समझिए इसको कि फरवरी में जब हमने पोल दिया था तब भारतीय जनता पार्टी के लिए 23 सीटों का हमने अनुमान बताया था। ये अनुमान 2 सीटें कम होकर 21 सीटों का इस वक्त बन रहा है। ये एक दिलचस्प पहलू है, अहमियत रखने वाला पहलू है। एनके सिंह, तुरंत आपका रिएक्शन, प्रतिक्रिया इसके ऊपर। हमारे फरवरी के अनुमान से 2 सीटें कम होती हैं बीजेपी की, बढ़ नहीं रही है। हालांकि कुल मिलाकर नीतीश कुमार का नुकसान वैसे ही जैसा पहले दिखता था। मुझे लगता है कि ये पासवान से टाई अप के पहले का था, जब आपने किया था। पासवान का टाई अप उसके बाद हुआ है जी। आमतौर पे ये माना जाता था कि पासवान के टाई अप के बाद करीब 4% का इजाफा होगा, क्योंकि एक बड़ा चंक 6.5% पासवान की पार्टी को वोट मिले थे, तो 4% कम से कम शिफ्ट होगा और टोटल ट्रांसफरेबल है। तो मुझे एक चीज इसमें समझ में नहीं आ रही कि अगर एक्विशन ऑफ वोट की बात करें तो कहीं ना कहीं 32% जब आ रहा है, जबकि आप ध्यान करिए कि बीजेपी को करीब बाकी इलेक्शंस में जब नीतीश कुमार के साथ आप इस बात को एक्सप्लेन करिएगा। मैं एक और इनके की बात को आप ध्यान से सुनिएगा। एक और दिलचस्प चीज आपको दिखा रहा है कि नीतीश कुमार की अपनी लोकप्रियता में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है। कि बीजेपी वोटर से जब यह प्रश्न पूछा गया तो 63% ने कहा नीतीश कुमार, यूपीए वोटर से जब पूछा गया तो 47% ने कहा नीतीश कुमार। सुशील कुमार मोदी के लिए यह है 18% बीजेपी वोटर उनको मानता है सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, और सिर्फ 4% यूपीए वोटर मानता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। लालू यादव के लिए स्वाभाविक है, बीजेपी वोटर से 60% है और 39% जो है वो यूपीए का वोटर। लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता इन दोनों वोटर में बहुत कम नहीं हुई है। एक और चीज जरा सा यहां पे देख लीजिए, कितना साथ जो जातिगत वोट वाले पॉइंट पर आ रहे थे, बीजेपी प्लस पासवान, ये इंपॉर्टेंट है। बीजेपी और पासवान साथ साथ 25% यादव और एससी 29%, लालू और कांग्रेस 50% यादव, 19% एससी, और जेडीयू जो है वो 10% यादव और 24% एससी। तो अब आप समझ सकते हैं कि शायद जो सीटों का अनुमान कम हुआ है फरवरी के मुकाबले, जो पॉइंट एनके रख रहे थे कि ये क्या पासवान की बदली हुई तस्वीर वाला पॉइंट है एनके। अब इसमें एक चीज खास बात जो कहने की है, बीजेपी का सपोर्टर अगर नीतीश को एंडोर्स कर रहा है 69% और अपने ही लीडर सुशील मोदी को नहीं कर रहा है, तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज इसलिए है कि सुशील मोदी वहां पे काफी इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी, अगर हम इसे कहेंगे किसी एक व्यक्ति की लोकप्रियता, उसमें नीतीश कम नहीं हो रहे हैं बीजेपी वोटर की भी नजर में। हाँ, लेकिन आपने जो क्वेश्चन रखा था वो ये होगा, मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश और सुशील मोदी में कौन अच्छा, किसको आप प्रेफर करेंगे? ऐसा नहीं पूछा गया। मुझे लगता है कि ये फ्रेम यही किया गया होगा। अब वो हमने क्या पूछा है, वो चर्चा का विषय। सर्वेज में इनकम्बेंट लीडर की एडवांटेज रहती है, फेमिलियरिटी है, वो हाल में मुख्यमंत्री है, कई सालों से मुख्यमंत्री पद पर है। जिस दिन भाजपा घोषणा करेगी, इनकम्बेंट लीडर पर ही सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। जब अशोक गहलोत हारते हैं राजस्थान में, लेकिन आज जो चुनाव है, बिहार राज्य में चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये तो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं।
हैं। जब नहीं वो तो चुनाव होंगे, नीतीश कुमार भी सुनिए एक बार, प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री की उम्मीदवार की भाजपा घोषणा करेगी, तब मुझे लगता है तस्वीर बहुत बदल सकती है। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर अभी चलिए, किसी मैं अपनी को बात- कोई एक- प्रोजेक्ट एक- नहीं एक दिया बात गया पूरी है। कर ले, फिर मैं बात सबसे- पहले कर लूं। हाँ। तो इसमें यह है कि कहीं ना कहीं जो सुशील मोदी वहां पे जो बीजेपी की लीडरशिप थी, उससे वहां की इवन जो कैडर था वही बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं था, बहुत इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन जब दूसरी तरफ आइए, क्या वजह है कि बीजेपी को 32% मिल रहा है, जबकि नीतीश ऑलमोस्ट रिटेन कर रहे हैं अपना। इवन बीजेपी जब साथ थी, नीतीश को इतने ही मिले थे। लगभग ये रिटेन कर रही है बीजेपी अपना, वो जेडीयू अपना रिटेन कर रही है पोजीशन। तो हुआ ये है कि पासवान के आने के बाद एडिशनल जो वोट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि वो सीट के टर्म्स में, हालांकि आपने क्यूब लॉ अप्लाई किया है, जो कि अपोजिशन इंडेक्स यूनिटी जितनी ही स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा क्यूब लॉ इफेक्टिव होता है। सही बात है। और आपने क्यूब लॉ अप्लाई किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पासवान रियली अगर देखा जाए तो 4% एडिशनल वोट जो 32% बीजेपी को मिल रहे हैं, ठीक है, वो actually पासवान के। वो पासवान। आलोक मेहता, ओम थानवी, जल्दी से एक रिएक्शन की नीतीश के लिए क्या रास्ते बचते हैं, सीटों के आकलन के हिसाब से चलें? देखिए, नीतीश तो अपने परफॉर्मेंस के बल पर ही आगे हो सकते हैं। वो बार बार जो उनका जो काम है, बल्कि कल आश्चर्य की बात थी, नवादा या उनके अपने इलाके में लोग सड़क को लेकर के भी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे सभा में। तो ये जरूर है कि उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया है उन सीटों को वो खाली जाति के आधार पर, देखिए पहले वो इस पर डिपेंड थे, और उन्होंने जो कम्युनल मुद्दा जो बनाया है वो शायद उतना काम नहीं आ रहा है उससे, बल्कि जो हिंदू वोट है वो थोड़ा सा उनसे बिदक रहा है। मुझे लगता है कि वो केवल अपने काम के बल पर और ये दिखा करके कि वो सचमुच में बिहार के मॉडल को ही देश के लिए देखना चाहते हैं। ओम थानवी साहब, कहाँ जाते हैं यहाँ से नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश और कुमार बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, कि ये कह रहा है कि आज से 2 साल पहले ये बहुत बड़ा नारा था कि साहब नीतीश कुमार ने बिहार बदल दिया। नीतीश, ये भूलना नहीं चाहिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। अभी जैसे सिंह साहब कह रहे थे कि उनकी अपनी जो व्यक्तिगत लोकप्रियता है, विधानसभा के चुनाव में यही स्थिति रहेगी आप कह नहीं सकते। लोकसभा के चुनाव में निश्चय उन्होंने खोया है और काफी कुछ, क्योंकि हैरान करने वाली बात है कि 9 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाती हैं और लालू यादव की 5 सीटें बढ़ जाती हैं, हालांकि 16 सीट ला करके यूपीए के लिए वो काफी एक एसेट ही साबित होंगे। लेकिन जो नीतीश हैं वो अगर इतना चंक उनसे निकल करके जा रहा है, लोकप्रियता उनकी जगह कायम है, लेकिन लोकप्रियता उनके सामने कौन है? उनके सामने सुशील मोदी हैं, जिनका कोई इस तरीके से वही comparative जब किया गया, कभी था तो नहीं नीतीश इस तरह प्रेफर हो गए। से। लेकिन नीतीश की, ये सिंह साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि अपना जब विधानसभा का मामला आता है चुनाव का, तो ये वो तस्वीर अलग हो तस्वीर नहीं सकती है। रहती है जो अभी लोकसभा की तस्वीर हाँ, है। और इसमें वक्त वाले एक ब्रेक का, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, कभी मत भूलिएगा कि नीतीश उन लोगों में से भी हैं, और ये बिल्कुल मत भूलिएगा, जिनका सीधा और सार्वजनिक टकराव हुआ नरेंद्र मोदी के साथ, और वो मुद्दा बना फिर नीतीश और बीजेपी के अलग होने की तस्वीर में। नुकसान नीतीश कुमार का, फायदा बीजेपी का, लेकिन हमने जो फरवरी में आपको तस्वीर दिखाई थी उससे थोड़ा सा बीजेपी का फायदा कम हो रहा है। आज की तस्वीर। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। हमारे ग्राफिक्स को, हमारे आंकड़ों को गौर से देखिए और साथ में समझते रहिए। मैं वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।